माननीय श्री संदीप कुमार पाठक। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी की तरफ से विमेन रिजर्वेशन बिल का समर्थन करता हूं और हमारा देश ऐसा देश है जहां पर देवियों को पूजा जाता है। जैसे कि नड्डा जी ने बड़े एलेबोरेट तरीके से एक्सप्लेन किया, देवी देवताओं से भी ऊपर देवियों को रखा गया है। ऐसा देश है जहां पर कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है। ऐसा देश है जहां पे राम से पहले सीता का नाम आता है, शंकर जी से पहले भवानी का नाम आता है। हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के कारण, बहुत सारी परिस्थितियों के कारण राजनीति में महिलाओं को जो उचित स्थान मिलना था वो नहीं मिल पाया। इसलिए यह बिल देश के लिए, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस आइडिया को सबसे पहले 1987 में राजीव गांधी जी के द्वारा लाया गया था। 1987 से लेकर आज तक लगभग 35 साल हो गए। आइडिया को आज बिल के रूप में परिवर्तित होने में 35 साल लग गए। हम बड़े उत्साहित थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बिल को लेकर आया है, लेकिन जब इस बिल के अंदर में देखा तो हमें यह पता चला यह बिल आने वाला बिल है, महिलाओं को आने वाला बिल है। ये बिल महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दे रही है, ये महिलाओं से रिजर्वेशन ले रही है। मैं बताता हूं कि कैसे करेगी। प्लीज काइंडली चेक। धोखा और जो शब्द आपने इस्तेमाल किया वो संसदीय है। बोलने में संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल करें। प्लीज यू मे टेक द एप्रोप्रिएट डिसीजन। ये काम आपका है देखना, मेरा नहीं। आप संसदीय शब्दों का ही इस्तेमाल करें। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से बहुत सारे जुमले दिए गए, ये भी उन जुमलों में से अगला जुमला है। जुमला दिया गया 18 करोड़ जॉब मिलेगा, कुछ नहीं मिला, जुमला निकला। किसानों के फसल को दुगने भाव मिलेंगे, जुमला निकला। काला धन वापस आएगा, जुमला निकला। महंगाई कम करेंगे, जुमला निकला। यह बिल भी जिस तरीके से इस पे पेच अड़ाया गया है उपसभापति महोदय, और मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे पेच अड़ाया गया है। इस पेच जिस तरीके से अड़ाया गया है, ऐसा लगता है कि यह भी मात्र एक जुमला साबित होने वाला है। अमृतकाल एक बहुत अच्छा नाम है, सुन के अच्छा लगता है कि अमृतकाल में कौन नहीं रहना चाहेगा। अमृतकाल में, अमृतकाल एक संभावनाओं का समय हो सकता था, अपार संभावनाओं का समय हो सकता था। यंग नेशन है, एजुकेशन है, सब कुछ है, बहुत अच्छा कर सकते थे। लेकिन संभावनाओं को जिस तरीके से स्लोगन में और जुमले में बदल दिया गया है, यह दुर्भाग्य है इस देश का और दुर्भाग्य अमृतकाल का, जो राइटली डिजर्व करता है इस समय। सभापति महोदय, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित दिल्ली सरकार ने जो काम किए, सीसीटीवी लगाए, किसी भी देश के, विश्व में किसी भी देश के नेशनल कैपिटल में जितनी सीसीटीवी लगे उससे ज्यादा लगे। आप देखेंगे कि बसों में बस यात्रा फ्री किया गया, बसों में मार्शल लगाए गए। तो जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब जब संभावना मिलती है, आप उसका कैसे उपयोग करते हैं, यह दिखाता है आपकी नियत को, और यह स्पष्ट करता है कि आपके कर्मों और करनी और कथनी में कितना फर्क होता है। राजीव गांधी जी ने 1987 में एक कमेटी बनाई और उसमें नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर्मुलेट किया गया। इस फॉर्मुलेशन में विमेन रिजर्वेशन को सबसे पहले रखा गया। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी ने 1992 में 73वें और 74वें अमेंडमेंट लाकर पंचायत में और कॉरपोरेशंस के इलेक्शन पे 33% रिजर्वेशन लाया गया। उसका आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि लगभग 15 लाख से ज्यादा विमेन आज पंचायत में और जिला के दूसरे क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं। ये जर्नी 1987 से 2023 तक 35-36 साल का सफर कर चुकी है। उपसभापति महोदय, इस बिल के 3 हिस्से हैं। पहला, रिजर्वेशन, जिसमें 33% रिजर्वेशन की बात की जाती है और जितने रिजर्वेशन SC/ST समुदाय को मिला है उसमें भी 33% रिजर्वेशन की बात करती है। उसके बाद दूसरा हिस्सा है जो महत्वपूर्ण है उपसभापति महोदय, और आपके माध्यम से पूरे देश के सामने मैं ये रखना चाहता हूं, कमेंसमेंट कब से शुरू होगा, कब से लागू होगा, इसके बारे में यह कहा गया है कि पहले सेंसस होगा और सेंसस के बाद फिर डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद फिर जाकर यह लागू हो सकता है। अभी नड्डा जी बात कर रहे थे, नड्डा जी ने स्वयं कहा कि 2029 से पहले तो संभव ही नहीं है।
संभव है कि अगर बीच में एक दो अड़चने आ जाए तो ये आगे भी कितने साल जाएंगी किसी को नहीं पता। इसका मतलब ये है कि आज जिस बिल को हम डिबेट कर रहे हैं, आज जिस बिल को पास करने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, उसके भविष्य का किसी को कोई अंदाजा नहीं है। तीसरा पक्ष इसमें है रोटेशन का। आप देखेंगे कि जब भी रिजर्वेशन की बात होती है, रोटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिना रोटेशन को क्लैरिफाई किए आप कैसे बिल ला सकते हैं? आप एक बहुत बड़े बिल को सामने लेकर आ रहे हैं, उसमें ना तैयारी किया गया है, ना उसमें रोटेशन को रखा गया है प्रॉपरली। पिछली जो बिल आए थे 2008 में या उससे पहले, उसमें रोटेशंस को बड़ा सही या गलत वो अलग बात है, लेकिन उसमें स्पेसिफाई तो किया गया था। इस बार ये लिखा गया है कि डीलिमिटेशन के बाद हर बार रोटेशन किया जाएगा। तो काफी चुनौतियां हैं और कमियां ऐसे लग रही है। अगर इसको क्लोज लुक लेकर देखते हैं उपसभापति महोदय, सबसे पहला प्रश्न जो है वो है जिस तरीके से इस बिल को लाया गया, जिस सिक्रेसी के साथ इस बिल को लाया गया, मुझे समझ नहीं आता। देश का ये इकलौता ऐसा बिल होना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सहमत हैं। इस बिल में सिक्रेसी की क्या जरूरत है? इसमें तो सारे लोग सहमत हैं। जिस तरीके से इस बिल को लाया गया, ये सिक्रेसी बड़ी विचित्र परिस्थिति है। एक चीज हुआ, कुछ समय पहले खबरों में और मीडिया में अडानी जी के बारे में काफी खबरें आई। अडानी के बहुत सारी खबरें आने के बाद मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए यह प्लान बनाया गया कि अब क्या किया जाए। स्पीक ऑन द सब्जेक्ट दैट विल गो ओनली ऑन रिकॉर्ड एज पर रूल नंबर 118। इट इज प्योरली ऑन द बिल। बैठिए, लो, आप नहीं बोल सकते प्लीज। आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, आपका समय खत्म हो रहा है, प्लीज। This is purely on the bill, sir. I will not disappoint you or the nation. This is purely on the bill. बोलिए, वही जिस तरीके से अडानी जी के बारे में खबरें आई, मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आ गया। सारा मीडिया वन नेशन वन इलेक्शन किया गया। फिर बातें आ गई कि भाई ये विशेष सत्र बुलाया जाएगा, पूरा मीडिया विशेष सत्र बुलाया जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, वन नेशन वन, सारा डिबेट डिस्कशन इस पे चला गया। फिर 18 सितंबर को मीडिया में खबर आती है, 18 सितंबर को मीडिया में खबर आती है कि विमेन रिजर्वेशन बिल को लाया जाएगा, और 19 सितंबर, किसी को कोई आइडिया नहीं है। ये कैसा डेमोक्रेसी है जिसमें बाकी के विपक्ष के नेताओं को जानने से पहले मीडिया में बात आती है, मीडिया के द्वारा पता चलता है, फिर 19 सितंबर को सरकार कहती है कि विमेन रिजर्वेशन पर बिल आ रहा है। विचित्र परिस्थिति है ये। उसके बाद उपसभापति महोदय, मीडिया तो दो चीजें स्पष्ट हो गई अब तक। एक तो इनकी तैयारी नहीं थी, सरकार की तैयारी इसलिए नहीं है कि स्पष्ट दिखता है किसी भी चीज पे कोई एलिबोरेशन नहीं है। एक तो तैयारी नहीं है और दूसरा नियत नहीं है। तो ना तो तैयारी है और ना ही नियत है। हड़बड़ी में और बिना मन के लाया गया ये बिल है। अब कैसे करें? बिल लाना है, मीडिया को डाइवर्ट करना है, क्या करें? क्रेडिट भी लेना है पर करना नहीं है, ये आइडिया है इसका। उपसभापति महोदय, दूसरा पक्ष मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जनगणना और डीलिमिटेशन का। इसमें यह पेच फंसाया गया है कि रिजर्वेशन मिलने से पहले जनगणना होगा और जनगणना के बाद डीलिमिटेशन होगा और डीलिमिटेशन के बाद यह किया जाएगा। मुझे यह समझ नहीं आता। मैं अगर ऑब्जेक्टिवली भी आप देखें तो जनगणना और डीलिमिटेशन से ऐसी कौन सी बात निकल कर आएगी जिसके आधार पर रिजर्वेशन किया जाएगा? जनगणना से या डीलिमिटेशन से तो कुछ भी निकल के नहीं आना है जिस पर यह रिजर्वेशन आधारित होना चाहिए। ऐसा कौन सा पैरामीटर है, कौन सा पैरामीटर है जो जनगणना से निकलकर आएगी? तो अगर करना है, अगर करने की मंशा है, तो आज हमारे पास 543 सांसद हैं, उन पे क्यों हम सीधे 33% लागू नहीं करते? मेरी पार्टी और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से तो आया ही है, कांग्रेस पार्टी और सारे पार्टी तैयार हैं। ये एक ऐसा बिल, ऐतिहासिक बिल हो सकता था जो अद्भुत होता, सारे समर्थन करते और तुरंत के तुरंत एक ही दिन में, एक ही झटके में अगले चुनाव में पूरा रिजर्वेशन होता। लेकिन क्रेडिट लेना है, चुनाव आ गया पर रिजर्वेशन करना नहीं है। पिछली सरकारों ने भी बिल लाए थे, आप पिछली सरकारों के बिल उठाकर देख लीजिए। पिछली सरकारों के किसी भी बिल में ये प्रावधान, ये पेच था नहीं। इस पेच को लगाया गया है इस बार। तो ये इस पे सभी माननीय लीडर्स ने, सबने इसके बारे में बताया
किसी को तो एलेबोरेट करना चाहिए, बाकी की बातें करने के बजाय यही बताना चाहिए कि क्या कारण था कि डिलिमिटेशन और सेंसस को इस पे इंट्रोड्यूस किया गया है, किस कारण से इस पर बाध्य बनाया गया है। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है, हमें अभी तुरंत में चाहिए ये रिजर्वेशन, क्यों डिले किया जा रहा है इसको? सर, उसका कारण मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी स्वयं के अंदर इतने कॉन्ट्रेडिक्शंस हैं कि पिछली बार जब यह बिल आया था तब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि विप की क्या जरूरत है, हम कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है, पार्टी के अंदर डिस्कस होना चाहिए, जैसा आडवाणी जी के यहां डिस्कस हुआ था। अगर नहीं मानती है पार्टी तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये मैं कोट करके कह रहा हूं, आदित्यनाथ जी का ये बयान है, पूरे मीडिया में है। उसके बाद लालमणि चौबे जी, मृदुला सिन्हा जी, तेजस्वी सूर्या जी, अमित मालवीय जी, आप किसी को भी ले लीजिए, पब्लिक डोमेन पे है, सबने इसका विरोध किया था। अमित मालवीय जी ने तो यह भी लिखा था, मैं कोट कर रहा हूं ट्विटर में, सोनिया जी होल्डिंग द नेशन टू रैंसम जस्ट टू फुलफिल आवर एजेंडा टू सी विमेन रिजर्वेशन बिल पास। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट इज प्रिसाइजली द केस सर। इसलिए चूंकि अंदर से मन में है नहीं बिल को पास करने की इच्छा, लेकिन क्या करें, चुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है, क्रेडिट लेना है, तो चुनाव आ रहा है, क्रेडिट लेना है, बिल पास करो लेकिन उसको लागू मत करो। और ये पहला फॉर्मूला नहीं है, ये डिलिमिटेशन वाला, ये पहले किया जा चुका है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने थे, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में इन्होंने डिलिमिटेशन के नाम पर चुनाव को रोक दिया। 6-7 महीने डिलिमिटेशन कराए, सारे अगड़म बगड़म तिगड़म सब किए, लेकिन अंत में क्या हुआ, चुनाव हार गए। ऊपर वाला देखते रहता है, ऐसी कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होते जो देश के खिलाफ है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज मैं आप सबके सामने लाना चाहता हूं। मैंने प्रधानमंत्री जी के स्पीच को सुना सेंट्रल हॉल में। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे लिए गौरव की बात थी, मैं एक नया पार्लियामेंटेरियन हूं। प्रधानमंत्री जी को सेंट्रल हॉल में सुना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई इफ और बट नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे काम होना चाहिए। 2 दिन के बाद बिल लाया गया और ये बिल में सेंसस और डिलिमिटेशन को, ये वही इफ और बट है जिसकी बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी 2 दिन भी नहीं लगे आपको इफ और बट लगाने में। प्रधानमंत्री जी आपने भाषण दिया, उसको क्या हुआ, आपकी कहनी और कथनी में इतना फर्क क्यों है? अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है नारी सम्मान का। नारी सम्मान का मुद्दा है, कथनी और कर्मी में फर्क नहीं होनी चाहिए। नड्डा जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, देवियों के जैसे देवियों को पूजा जाता है, यह हमारे धर्म की संस्कृति है, किसी पार्टी ने हमें नहीं दिया है, किसी पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है कि देवियों को हम पूजा करते हैं। आप बताइए कि आपने सरकार में ऐसे क्या काम किए हैं जिससे नारियों का सम्मान बढ़ सके। थोड़े दिन पहले हरियाणा में हमारे जो विमेन रेसलर हैं, वो रोड पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरने पे बैठे हुए थे, सारा देश उनके साथ खड़ा था, सारा देश खड़ा था। क्या प्रधानमंत्री जी के पास एक शब्द नहीं थे उनको बोलने के लिए? प्रधानमंत्री जी के पास बचाने के लिए बृजभूषण सिंह थे। यही नहीं, हरियाणा के एक और उदाहरण देता हूं, मैं कॉन्टेस्ट करता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि ये साफ उस पर निकल कर आए। संदीप सिंह अभी भी मंत्री बने हुए हैं, उस पर उनका इतना बड़ा शोषण का और बहुत सारी गड़बड़ियों का लगा हुआ है महिलाओं से संबंधित। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बहुत मजबूत है, इतनी ब्रूट मेजॉरिटी हुई है, अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में ऐसा क्या हो गया जो ऐसे संदीप सिंह जैसे लोगों को, बृजभूषण सिंह जैसे लोगों को क्या मजबूरी रही जिसके कारण नहीं निकाला जा रहा है? यह है नारियों का सम्मान। बाकी का मैं आपको क्या बताऊं, आप कठुआ ले लो, उन्नाव ले लो, हाथरस ले लो, हरियाणा ले लो, मणिपुर ले लो, इसका अंत नहीं है। कथनी और करनी में फर्क है। बाकी आपको मेरा तो यही मैं तो इतनी समझ पाया हूं कि जो नारी बचाव का जो स्लोगन है वो पैकेजिंग है। पैकेजिंग जब आप खोलते हो तो उसमें से निकलते बृजभूषण सिंह है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बाद यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बिल को नहीं रोकेंगे। बिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली लोकसभा जब हुई तब लगभग 5% विमेन चुनकर आए थे और अब लगभग 15% हो गए। देश की परिस्थितियां ऐसी रही कि पहली लोकसभा से आज तक 5% से 15% आने में इतने साल लग गए। मैं उन
सभी माताओं बहनों और हमारे पार्लियामेंटेरियन साथी हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो चुनकर इतनी कठिन परिस्थितियों में आए, उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि विषम परिस्थितियों में आपने अदम्य साहस दिखाया, आप ऐसी परिस्थितियों में भी चुनकर आए, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप समझिए, आप देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को अगर हम लेते हैं, आप जैसे स्वीडन को लीजिए, नॉर्वे को लीजिए, यहां पर 45% के आसपास विमेन रिप्रेजेंटेशन है असेंबलीज में। इंग्लैंड में आप देखेंगे 35% है, अमेरिका में आप देखेंगे 29%। जापान ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जो इंडिया से नीचे है, वहां पर 10% का रिप्रेजेंटेशन है। हमारे देश में ये पहली बार नहीं है, ये 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो पंचायती राज में और कॉरपोरेशंस में रिजर्वेशन है। हमको इसको रिव्यू करना चाहिए कि अच्छे से इसको और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे 1996 में जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 2008 में स्टैंडिंग कमेटी थी। इस स्टैंडिंग कमेटी और जेपीसी में 2-3 बातें निकल कर आई थी जो आज भी बहुत रिलेवेंट है। सबसे पहले तो रोटेशन का है। रोटेशन को बहुत स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। जैसा कि नड्डा जी कह रहे थे कि मैं अगर वायनाड को विमेन कर दूं तो क्या होगा, अब इंडिया पार्टी अगर कहेगी कि बनारस को अगर विमेन कर दें तो क्या होगा। बहुत सारे, कोई भी कर सकता है। अगर पॉलिटिकल टूल रोटेशन को बनाया गया तब तो सारा कुछ खराब हो जाएगा। इसको समझना पड़ेगा। रोटेशन की जो पॉलिसी है उसको डेलिब्रेट करना पड़ेगा देश के सामने। एक और फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। पंचायत के माध्यम से जो 15 लाख से ज्यादा विमेन चुनकर आए, उनमें से लगभग 15% ही री इलेक्ट हुए। इसका मतलब यह है कि 85% वर जस्ट फर्स्ट टाइमर, 85% वापस री इलेक्ट होके नहीं आए। इसका मतलब ये बड़ा टेम्पररी वन शॉट वंडर जैसे होता गया है, रिपीट नहीं हो रही है। लीडरशिप सिर्फ 15% रिपीट हो रही है। इसका मतलब इसको समझने और डेलिब्रेट करने की जरूरत है कि ऐसा क्या करें कि विमेन लीडरशिप को जब तक परसिस्टेंट और कंसिस्टेंटली आप आगे नहीं रखोगे, तब फिर लीडरशिप डेवलप होने की संभावना नहीं रहेगी, पॉलिटिकल पार्टीज की एक टूल बनकर रह जाएगी। एक और है प्रॉक्सी लीडरशिप की। जैसा कि उपसभापति महोदय स्वयं कह रहे थे कि प्रधानपति और सरपंचपति की बहुत बातें चलती। मैं भी गांव से आता हूं। Respected member, you have 1 minute to conclude. थैंक यू। प्रधानपति और सरपंचपति की बातें निकलकर सामने आती है। यह भी संभव है कि कई बारी अगर आप विमेन रिजर्व करते हो तो बड़े बड़े लीडर अपने रिश्तेदारों को वहां पर खड़ा कर देते हैं। तो यह सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें कि प्रॉक्सी लीडर तैयार ना हो और सचमुच में असली लीडर तैयार हो। मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना थी। मध्य प्रदेश में तो ये सरपंचपति और ये प्रधानपति जो हैं, उन्होंने ऑफिशियल तरीके से ओथ ले लिया अपनी पत्नी के बिहाफ से। तो इन सारी चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा। अंत में मैं देश को ये बताना चाहता हूं, अगर नियत साफ है, आज नंबर है और सारे पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं। अगर आपकी नियत है तो आज पारित करो, आज पारित करते हैं और इसी चुनाव से 33% रिजर्वेशन देते हैं। अगर नियत नहीं है तो जुमला बेचना बंद करो। अमृतकाल की संभावनाओं को जुमले में मत बदलो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती ममता मोहंता।